Good morning students, I am Pawan Kumar Singh from Shri Educational Group. Today we will take the revision class of chapter number 11, the human eye and the colorful world. Before starting the revision class, I want to give a message about the deleted syllabus. Deleted syllabus कौन कौन सा है आपके इस सेशन के लिए, for session 2020 and 21. The human eye, okay, defects of human eye, ये भी defect delete हो चुका है, okay, and their correction. It means you no need to learn the topic regarding this one. Okay, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ लर्न करने की जरूरत नहीं है for only for this session. Okay, come to the exercise question जिसको आपको प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. Question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These questions are given on page number 197 and 198. Now start with the points of remember. First of all, come to the angle of deviation in glass prism. Okay, in this slide we are covering the 4 points: angle of deviation in the glass prism, second dispersion of white light by a glass prism, then VIBGYOR, then fourth point is the sun is made up of 7 visible colors, that is a VIBGYOR. Okay, now before starting this topic we have to learn about the prism structure. प्रिज्म कैसा होता है इसको थोड़ा सा हमें वापस से देखना पड़ेगा. ऑलरेडी वी हैव अपलोडेड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रिज्म इन आवर लास्ट वीडियो लेक्चर, बट वापस से इसको एक बार शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं. फॉर दिस वी हैव टू मूव टू द बोर्ड साइड. नाउ कम टू द एंगल ऑफ डेविएशन. बिफोर स्टार्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन वी शुड फैमिलियर अबाउट द प्रिज्म, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रिज्म. सो हमने वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी प्रिज्म के बारे में पढ़ रखा था. दैट इज अ प्रिज्म. ओके, if you have any doubt regarding the prism you can see our video lecture of this chapter. Okay, now this is the incident ray, as we already know. The first time refraction occur here, फिर the second time. Okay, to calculate the angle of deviation we extend this ray in this direction and we extend this ray in the backward direction. This is the angle of deviation, this is the angle of deviation, and now this is the angle of prism, that is the A. Now if the question arises what is the angle of deviation, then you can say the angle between the incident ray and the emergent ray is known as the angle of deviation. Angle of deviation क्या होता है? जो इंसिडेंस रे होती है, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है प्रिज्म के थ्रू, ओके, दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन. नाउ कम टू द डिस्पर्जन. सेकंड टॉपिक, डिस्पर्जन. Again, to understand about the dispersion we have used a prism. हमने prism को यूज किया था. Okay, in dispersion we have seen, अगर एक white light को इस पे फोल्ड कराते हैं तो it disperse into 7 different colors. 7 different colors. ये 7 different color में disperse हो गई थी. Okay, और 7 जब हमने यहाँ पे एक स्क्रीन लगाया था तो हमने यहाँ पे उस 7 different color को फाइंड आउट किया था. ओके, वॉयलेट से लेकर रेड तक, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. दिस फिनोमिना इज द डिस्पर्जन. किसी प्रिज्म के थ्रू, ओके, जब कोई व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाती है तो उस फिनोमिना को हम डिस्पर्जन बोलते हैं. ओके, इस डिस्पर्जन में जो आपको 7 डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं उन 7 डिफरेंट कलर्स को लर्न करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं. दैट वर्ड इज द विबग्योर. ओके, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट कि विबग्योर क्या होता है. अगर क्वेश्चन आइज होता है व्हाट इज द विबग्योर, तो यू हैव टू एक्सप्लेन और यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ VIBGYOR. कि इनका मीनिंग क्या है. V मीन्स वॉयलेट, I मीन्स इंडिगो, B मीन्स ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. These are the color pattern. You can say this is the spectrum. Okay, इसी को हम क्या बोल रहे थे बच्चों? स्पेक्ट्रम बोल रहे थे. जो 7 कलर का जो पैटर्न आपको मिला था इसी को हमने क्या कहा था? स्पेक्ट्रम. यहाँ पे वॉयलेट कलर की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा बैंड हो रही है, रेड कलर की बात की जाए तो ये सबसे कम बैंड हो रही है. तो अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा कलर मैक्सिमम बैंड होता है, ओके, तो आप लोग बोलेंगे वॉयलेट, और कौन सा कलर लीस्ट बैंड होता है तो हम क्या बोलेंगे? रेड. ओके, नाउ कम टू द 7 कलर्स. ओके, अगर हम सन की बात करें, सन के अंदर से हमें व्हाइट लाइट, जैसे सन की बात करें, सन से हमारे पास व्हाइट लाइट रिसीव हो रही है. इट डजंट मीन कि सिर्फ हमें व्हाइट लाइट ही मिल रही है. हमने डिस्पर्जन के थ्रू ये फाइंड आउट कर लिया था कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 डिफरेंट कलर की लाइट प्रेजेंट होती है. इट मीन्स सन के अंदर भी 7 डिफरेंट कलर की लाइट ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड से डिफाइन की जाती है.
इस फिनोमिना को समझने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज द सर इसाक न्यूटन एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोगों ने 2 प्रिज्म यूज किए थे। दिस इज द प्रिज्म नंबर 1 एंड दिस इज द प्रिज्म नंबर 2। ओके, यहां से हमने व्हाइट लाइट इस पे फोल्ड करवाई थी, ये डिस्पर्स हुई। ओके, फिर यहां पे ये लाइट इस पे गई, फिर रिकम्बाइन हुई और हमें वापस से व्हाइट लाइट मिली। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्हाइट लाइट हमें रिसीव हो रही है तो उसके अंदर 7 डिफरेंट कलर प्रेजेंट होंगे। ओके, दिस इज अबाउट द डिस्पर्शन। यानी सन से भी जो हमें व्हाइट लाइट मिल रही है, वो व्हाइट लाइट के अंदर भी हमारे पास 7 डिफरेंट कलर प्रेजेंट है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द DG side. Now the next point, the rainbow is formed due to the dispersion of light and the internal reflection. Second point which we will cover, atmospheric refractions examples are twinkling of stars, advanced sunrise and delayed sunset. And the 7th point which we will cover, that is the Tyndall effect. To understand about these points again, we have to move to the whiteboard side. So class, in the rainbow formation we have seen our video lecture that if this is the water droplet और सन से आने वाली रेज इस पे यहाँ पे इस तरीके से फॉल हो रही है, तो यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन होगा। ओके, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन, देन अगेन रिफ्रैक्शन। दिस इज द ह्यूमन आई। ओके, दिस इज द ह्यूमन आई और यहाँ पे हमें कलरफुल स्पेक्ट्रम मतलब रेनबो दिखाई दे जाएगा। इट मीन्स वी कैन से in the rainbow formation there are 2 important things are occur here. First one is dispersion and second one is internal reflection, या फिर आप सिंपली रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है वो 2 चीज़ों की वजह से यहाँ पे हो रहा है। फर्स्ट वन इज द डिस्पर्जन, यहाँ पे लाइट डिस्पर्स हो रही है, यू कैन सी हियर लाइट यहाँ पे डिस्पर्स होगी और यहाँ पे फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस पॉइंट पे यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और फिर लाइट डिस्पर्स होकर हमारे पास पहुँच रही है। ओके, तो रेनबो फॉर्मेशन अगेन वी हैव 7 कलर्स इन द रेनबो विबग्योर। ओके, रेनबो की बात की जाए तो सन के अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बनता है, ये भी हमें अच्छी तरीके से ऑलरेडी मालूम है। रेनबो के अंदर आपको 7 डिफरेंट कलर देखने को मिलेंगे और जो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है रेनबो फॉर्मेशन में वो 2 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट इज द डिस्पर्जन, सेकंड इज द इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपको डाउट है तो आप मेरा वीडियो देखें, लास्ट वाला जो इस चैप्टर का अपलोड किया उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ओके, नाउ देन नेक्स्ट वन इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जैसा कि नाम से ही लग रहा है, रिफ्रैक्शन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो रिफ्रैक्शन होता है उसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में एयर है और एयर की अलग अलग लेयर है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो वाटर लेयर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और जो कोल्ड लेयर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एयर का वो पार्ट जिसकी डेंसिटी हाई है वो लोअर रीजन में होगी और एयर का वो पार्ट जिसकी डेंसिटी कम है वो अपर रीजन में होगी। यानी यहाँ पे डेंसिटी वेरिएशन है एयर की लेयर बाय लेयर। इट मीन्स अगर डेंसिटी वेरिएशन है तो यहाँ पे इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कंटिन्यूसली वेरी कर रहा होगा। अगर हम अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है हाइट बाय हाइट। जैसे जैसे हम हाइट की बात करेंगे या फिर जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता जाएगा। इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वेरिएशन की वजह से हमें कुछ फिनोमिना देखने को मिलते हैं हमारे नेचर में। फर्स्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से देखने को मिलता है। एंड सेकेंड, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के पीछे कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, सो यू विल से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सेम क्वेश्चन, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट के पीछे क्या इन्वॉल्व है, तो यू विल से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन अगर डिटेल में आता है, फॉर एग्जाम्पल 3-4 मार्क्स का आ जाता है, ओके, तो आपको इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को डिटेल में समझाना पड़ेगा। ओके, सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में आपने ऑलरेडी ये डायग्राम देख रखा था। सपोज दिस इज द अर्थ, आप यहां पर हैं एंड दिस इज द स्टार, ओके, एंड दिस इज द
एटमॉस्फेयर। ओके, नाउ स्टार से आने वाली लाइट रेज इस एटमॉस्फेयर की वजह से हल्की सी बेंड हो जाएगी। ओके, और हमें ये ऑलरेडी मालूम है कि ऑब्जेक्ट हमेशा हमें उसी डायरेक्शन में दिखाई देता है जिस डायरेक्शन से लाइट रे हमारे पास आ रही है। ओके, किसी भी डायरेक्शन में, सपोज करो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और लाइट रेज इसके पास जो हमारे पास रिसीव हो रही है वो इस डायरेक्शन से आने के बजाय इस डायरेक्शन से आ रही है, देन क्या होगा, हमें वही ऑब्जेक्ट इधर दिखाई देगा। ओके, हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग दिखाई देगी। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, लाइट रेज हमारे पास इस डायरेक्शन से आ रही है तो हमें ये स्टार यहाँ पे दिखाई देगा। दिस इज द रियल पोजीशन ऑफ द स्टार, दिस इज द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार। ओके, तो इसी पोजीशन के वेरिएशन की वजह से हमें यहाँ पे स्टार में ट्विंकलिंग दिखाई देगी। नाउ कम टू द एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एडवांस सनराइज और डिले सनसेट का फिनोमिना जो होता है वो तभी होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं तभी वो नोटिसेबल होता है जब एटमॉस्फेयर की थिकनेस ज़्यादा हो। अब आप बोलेंगे सर एटमॉस्फेयर की थिकनेस तो पूरे इस अर्थ पे यूनिफॉर्म है, तो हम ऐसे समझते हैं इसको। सपोज करो यहाँ पे सन है। ओके, अब सन से आने वाली रेज, अब ये मत सोचना है सर सन इतना छोटा क्यों बना है। ओके, रिक्वायरमेंट नहीं है सन के साइज की, इसलिए सन हमने छोटा सा लिया। तो सन से आने वाली रेज अगर यहाँ से एंटर हो रही है आप तक, ओके, तो इसने इतनी सारी डिस्टेंस ट्रेवल की इन द एटमॉस्फेयर, बट एट द डिफरेंट टाइम अगर सन यहाँ पर है और सन से आने वाली रेज ये है, तो सन ने सिर्फ ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल की। ओके, जिसको क्वेश्चन मार्क रखा है, यही वाली डिस्टेंस ट्रेवल की। तो आप कह सकते हैं कि मॉर्निंग टाइम में या फिर इवनिंग टाइम में या फिर जब सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है, उस टाइम सन से आने वाली रेज इस एटमॉस्फेयर में लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, बट अदर टाइम में यही रेज इसी एटमॉस्फेयर में शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो अगर ये रेज लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, यू कैन से कि ड्यू टू दिस thick atmospheric region, the atmospheric refraction occur here more in comparison to this region. Okay, तो यहाँ पे atmospheric refraction हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। It means again the same thing, यहाँ पे सन की जो एक्चुअल पोजीशन है वो आपको डिफरेंट मिलेगी। जैसे भी हमने स्टार वाले में पढ़ा था, स्टार की एक्चुअल पोजीशन भी चेंज हो गई थी, उसी तरीके से यहाँ पे सन की भी एक्चुअल पोजीशन आपको डिफरेंट मिलेगी या फिर किसी और पोजीशन पे मिलेगी। ओके, सपोज करो सन अभी इस पोजीशन पर है। ओके, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, सन अभी इस पोजीशन पर है और आप यहां पर है। एक्चुअली में यहां पे सनराइज नहीं हुआ है। ओके, बट सन से आने वाली रेज आप तक ऐसे पहुंच रही हैं और ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर सन से आने वाली रेज बेंड हो गई है। दिस इज जस्ट लाइक दिस लाइन। इस एटमॉस्फेयर की वजह से सन से आने वाली रेज क्या होगी बच्चों, बेंड हो गई है। अब सन से आने वाली रेज आपकी आईज में इस डायरेक्शन से एंटर कर रही है, इट मींस सन आपको इधर दिखाई देगा। ओके, सन एक्चुअली में भी राइज नहीं हुआ है, बट सन आपको अभी से अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मींस दिस इज नोन एज द एडवांस सनराइज। सेम फिनोमिना जब सनसेट में होता है। सन, सपोज करो सनसेट की बात करें, सन यहां पे पहुंच चुका है। ओके, बट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये सन आपको यहां ना दिखाई देगा, यहां दिखाई देगा। इट मींस एक्चुअली में सनसेट हो चुका है, बट फिर भी हमें सन अपीयर हो रहा है। इट मींस सनसेट हमें, मतलब सनसेट होने के बाद भी एक्चुअली में हमें सन दिखाई दे रहा है। सो दिस इज नोन एज द डिले सनसेट। ओके, ये टाइम लगभग 2 मिनट का वेरिएशन होता है एक्चुअल सनराइज में और सनराइज में। जो टाइम वेरिएशन होता है ये अप्रॉक्सीमेट 2 मिनट का होता है। सिमिलरली एक्चुअल सनसेट और सनसेट में जो टाइम वेरिएशन होता है वो भी अप्रॉक्सीमेट 2 मिनट का होता है। नाउ कम टू द टिंडल इफेक्ट। नाउ टिंडल इफेक्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में समझना पड़ेगा। ओके, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, नो इश्यू, हम लोग थोड़ा बहुत इसको समझ लेते हैं। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो पार्टिकल विजिबल नहीं होते, वो अच्छी तरीके से डाइल्यूट हो जाते हैं, वो पार्टिकल हमें दिखाई नहीं देंगे। ओके, बट हेट्रोजीनियस की बात करें तो पार्टिकल प्योरली विजिबल, मतलब प्योरली विजिबल होते हैं। ओके, वो पार्टिकल अच्छी तरीके से सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होते, थोड़े थोड़े छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स रहते हैं। तो यहाँ पे जब हम टिंडल इफेक्ट की बात करेंगे तो वही हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमें देखने को मिलेगा। ओके, अब अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं।
ओके, बहुत सारे एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, स्मॉग, फॉग, ये सब प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ से या फिर सन से आने वाली रेज या फिर कोई भी लाइट रे जब इन पार्टिकल्स को हिट करती है तो स्कैटर्ड हो जाती है, वो फैल जाती है, इधर उधर इस वाली डायरेक्शन में चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन रेंडमली चेंज हो जाती है। ओके, यानी लाइट रे स्ट्रेट जाने के बजाय इधर उधर यानी लेफ्ट में राइट में रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। इसी वेरिएशन की वजह से या फिर इसी लाइट के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से हमें लाइट दिखाई देना स्टार्ट होती है। इट मीन्स अगर लाइट स्ट्रेट इधर जा रही है और यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ओके, यहाँ पे कोई कोलाइडल पार्टिकल नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम है, या फिर आप मान सकते हो कि स्पेस की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्पेस है और लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो हमें इस लाइट का मोशन या फिर इस लाइट का पाथ हमें दिखाई नहीं देगा। ओके, इट इज नॉट क्लियर टू अस टू सी द पाथ ऑफ दिस लाइट, हमारे को वो लाइट का पाथ बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। बट अगर हम इसी बात को किसी ऐसी जगह पे या फिर इसी एक्टिविटी को किसी ऐसी जगह परफॉर्म करें जहां पे बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट हैं, तो उन कोलाइडल पार्टिकल की वजह से क्या होगा, हमें लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि रेन टाइम में आपकी बाइक के आगे या फिर आपकी कार के आगे जो हेडलाइट होती है उसके आगे जो आपको लाइट का पाथ पूरा का पूरा क्लियर दिखाई दे रहा होता है जब बरसात हो रही होती है। ओके, अदर टाइम में ऐसा नहीं होता। क्यों हो रहा है ऐसा? ड्यू टू ओनली द टिंडल इफेक्ट। ओके, यानी हमें लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है ड्यू टू द कोलाइडल पार्टिकल। ओके, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे टिंडल इफेक्ट परफॉर्म हो रही है। आपने नोटिस किया होगा कि जंगलों में, फॉरेस्ट में, जहाँ पे लाइट इजिली आपके अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, पूरे फॉरेस्ट की जो लीव्स होती है उनसे कवर अप हो जाता है, तो लाइट अच्छी तरीके से अर्थ के एटमॉस्फेयर तक नहीं पहुंच, या फिर आप बोल सकते हैं लाइट अर्थ के सोइल तक नहीं पहुंच पाती है। तो उस केस में अगर कहीं से भी एक माइन्यूट सा भी लाइट रेज अगर आपके उस पोर्शन में एंटर हो रही है तो वो लाइट बिल्कुल ड्यू टू द टिंडल इफेक्ट स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। ओके, जिसकी वजह से आपको पूरी की पूरी वहां पे लाइट्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। ओके, आई होप ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल मूव टू द डीजी साइड। नाउ we will move to the exercise question and answer. As we already told you that there are only 4 questions which is related to our syllabus. Okay class, this is the question number 10. Why do star twinkle? This question we have already been discussed in our theory part. So we will move to the next question. Explain why the planets do not twinkle. Planets twinkle क्यों नहीं करते हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए। क्लास सी, suppose we have an object and second one this is another object. हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं, दिस इज द बिगर वन, दिस इज द स्मॉलर वन। बट अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने दूर रखा हुआ है और इस स्मॉलर ऑब्जेक्ट को मैंने पास रखा है जस्ट लाइक दिस वन, सो होगा क्या, मुझे दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा, इवन दिखाई नहीं देगा। ओके, जस्ट क्लोज योर वन आई, आप एक आई को क्लोज करना और उसको ऐसे करके देखना। ओके, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई नहीं देगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास में रखा हुआ है ये हमें बिगर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पीछे वाला ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। इट डजंट मीन कि ये वाला ऑब्जेक्ट बिगर वन है, दिस इज द स्मॉलर वन, बट पास में रखा हुआ है इसलिए ये हमें बड़े शेप का दिखाई दे रहा है और जो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो हमें छोटे शेप का दिखाई दे रहा है। लगभग यही लॉजिक इस वाले क्वेश्चन के लिए भी एप्लीकेबल है। जो हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो प्लैनेट्स हमारे अर्थ के बहुत नियर है इन कंपेरिजन टू द स्टार, तो प्लैनेट्स बिगर साइज आप कंपेयर कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं प्लैनेट्स की साइज बिगर है इन कंपेयर टू द स्टार, क्योंकि वो हमारे पास में। रियली में स्टार्स बड़े हैं, प्लैनेट्स छोटे हैं, बट प्लैनेट्स बहुत पास में है इसलिए वो हमें बिगर नजर आते हैं। अब होता क्या है कि जो रिफ्रैक्शन होता है, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, उसकी वजह से स्टार्स की पोजिशन में माइनर सा फ्लक्चुएशन होता है। बट प्लैनेट्स की बात की जाए तो प्लैनेट्स की साइज तो बड़ी है। अब क्यों बड़ी है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इसके अंदर अगर माइनर सा फ्लक्चुएशन होगा तो वो माइनर सा फ्लक्चुएशन नहीं दिखाई देगा। ओके, क्योंकि साइज बड़ी है। आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि प्लैनेट्स के अंदर या फिर प्लैनेट्स की साइज में बहुत सारे पॉइंट साइज के स्टार्स कोइंसाइड हैं, जिसकी वजह से हमें प्लैनेट्स फ्लक्चुएट होते हुए या फिर प्लैनेट की पोजीशन डिफरेंट दिखाई नहीं देती है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? ओके, इसका भी आंसर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो मॉर्निंग के टाइम में और इवनिंग के टाइम में हमारे जो सन से रेज हमारे तक पहुंचती हैं
उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है बाकी टाइम के कंपेयर में। ओके जैसे मॉर्निंग के टाइम की बात की जाए तो एटमॉस्फेयर की थिकनेस मॉर्निंग के टाइम में लॉन्ग होगी। यू कैन से कि सन हॉरिजॉन्टल रेंज पर होगा, जिसकी वजह से सन से आने वाली रेज एटमॉस्फेयर में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती तो होता क्या है कि जो ब्लू कलर की लाइट है या फिर वॉयलेट लाइट है या फिर इंडिगो की बात करें, ये पहले ही स्कैटर्ड हो जाते हैं। जो लास्ट लाइट हमारे तक पहुंचेगी या फिर ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी वो होगी रेडिश वन, और यू कैन से ऑरेंज वन ऑल्सो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सन से आने वाली रेज जो हमारे तक पहुंच रही है वो स्कैटर्ड होते 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 हमारे पास सिर्फ रेड कलर की लाइट जो कि लीस्ट स्कैटर्ड होती है वही पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हमें मॉर्निंग में और इवनिंग में सन का कलर और सन के आसपास जो स्काई है उसका कलर रेडिश नजर आता है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन। व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट को स्काई डार्क क्यों नजर आता है? ओके द सेम आंसर अगेन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर हम स्पेस की बात करें तो इन स्पेस देयर इज नो एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो लाइट स्कैटर्ड नहीं होगी। लाइट स्कैटर्ड नहीं होगी तो हमारे पास लाइट किसी भी तरीके से पहुंच नहीं पाएगी। तो अगर हम एस्ट्रोनॉट की बात करें, ओके सन से आने वाली रेज स्पेस में अगर ट्रेवल कर रही है तो स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, और अगर मैं अपने आप को एस्ट्रोनॉट कंसीडर करूं तो लाइट रे स्ट्रेट निकल जाएगी, मेरे तक नहीं पहुंच पाएगी। ओके यू गॉट दिस पॉइंट। ओके सपोज करो दिस इज द लाइट रे विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और मैं स्पेस में हूं, तो लाइट रे इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो जब तक लाइट रे मेरी आईज में एंटर ही नहीं करेगी तो मुझे लाइट का पाथ क्यों दिखाई देगा? ओके लाइट का पाथ देखने के लिए या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इट इज अ कंपलसरी कि लाइट मेरी आईज में एंटर करे, और यहाँ पे लाइट मेरी आईज में एंटर ही नहीं कर रही क्योंकि स्कैटरिंग नहीं हो रही है। ओके तो जब लाइट मेरी आईज में एंटर नहीं करेगी, स्कैटरिंग नहीं होगी, जिसकी इससे क्या होगा कि हमारे पास जो आसपास का क्लाउड है या फिर हमारे आसपास जो स्पेस है नॉट क्लाउड, वो हमें बिल्कुल डार्क नजर आएगा। ओके सो द मेन रीजन बिहाइंड दिस वन कि स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर होता तो वहां पे भी हमें कलरफुल लाइट्स ब्लू ग्रीन येलो ये सारी लाइट्स हमें स्पेस में भी दिखाई दे रही होती, बट ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं है। सो स्टूडेंट्स in this chapter there are only 4 exercise question which is related to your topic, okay 13 12 11 and 10। इसके अलावा जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको करने की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहें तो पूरे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ ये 4 ही क्वेश्चंस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। दीज 4 क्वेश्चन आर ओनली इंपॉर्टेंट। ओके सो क्लास, this is all about this chapter. This is the revision part of this chapter. I have covered all the important things which coincide in this chapter. We will meet soon. Till then, be safe, be happy.